Hello friends, I am Ajay sir and you are watching my channel on YouTube Aryan's English Classes. In this channel you will get the knowledge of so many subjects just like आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं क्लास 9th, 10th, 11th, 12th। 9th 10th का एसएसटी और इंग्लिश देख सकते हैं चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, और 11th 12th का बिहार बोर्ड और सीबीएसई का इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, चाहे लिटरेचर सेक्शन हो या फिर ग्रामर सेक्शन हो। आज जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं आपके सामने लेसन 1 जो कि लिटरेचर से संबंधित है और बुक का नाम है रेनबो इंग्लिश पार्ट 2 जो 12th में पढ़ाई जाती है बिहार बोर्ड में, उसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और जिसको लिखा है महात्मा गांधी ने, उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ने से पहले उसके टॉपिक्स के बारे में जानना जरूरी होता है। इस टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन इंडिया से बना है, इंडिया मीन्स भारत, इंडियन मीन्स भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एंड मीन्स और कल्चर मीन्स संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो दिखाया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्योंकि यह टॉपिक जो है थोड़ा लंबा है, इसमें 24 स्टेंजाज है, जिसके कारण इसको एक लेक्चर में समाप्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए 2 लेक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस लेक्चर में आप गांधी जी के इंट्रोडक्टरी से लेकर स्टेंजा 8 तक के स्टडी करेंगे। दूसरा जो इसका सेक्शन होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 2 का, उसमें आप स्टेंजा 9 से लेके और 24 तक के स्टडी करेंगे। यह वीडियो जो है आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन में किसी चीज़ को रटना जरूरी नहीं है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें कहाँ से सवाल क्रिएट किया जाता है इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं होती। स्टूडेंट जो है एग्जाम से पहले किसी चीज़ को रटना स्टार्ट करते हैं, और जिसके कारण रटने के बावजूद जो है मेहनत तो करते हैं लेकिन अच्छा मार्क्स गेट नहीं कर पाते, चाहे किसी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो। ये हर एक स्टूडेंट्स को मदद करेगा। तो अभी मैं आपके सामने पेश करता हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला है, सेक्शन 1 to 8 स्टेंजा विथ गांधी जीज इंट्रोडक्टरी। सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उस राइटर से संबंधित इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसने उस टॉपिक को लिखा है। चूँकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और जन्म 1869 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में हुई, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। वह राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते थे। वह सिर्फ एक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणादायी नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल मुख्य हथियार के रूप में किया, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. उनका जीवन 1915 से लेकर 1948 तक पूर्णतः भारतीय राजनीति को समर्पित था। He died at the hands of fanatic on 30th जनवरी 1948. उनकी हत्या एक सन की व्यक्ति के द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई, जिसका नाम नाथुराम गोडसे था। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of just arithmetic English. उनकी स्वयं लिखित जीवनी, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और वे सारे आर्टिकल्स जो उन्होंने यंग इंडिया को प्रेरित करने के लिए लिखा या अलग अलग अवसरों पर दिया, यह बताता है कि वह सिर्फ व्यवहारिक
अंग्रेजी के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि विशुद्ध अंग्रेजी के व्यवहारिक ज्ञान में उनको महारत हासिल था। In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhi talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. इस छोटे से अंश में जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी बात करते हैं भारत के मजबूत नींव के बारे में जो इतने लंबे समय के बाद भी आज भी बिल्कुल यथावत खड़ा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। और साथ ही बताते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता जो किसी चीज़ पे अधिकार करना सिखाती है, इसका बिल्कुल ही मेल नहीं है हमारे भारतीय सभ्यता के साथ जो हम में नैतिक गुणों का विकास करती है। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ गांधी जी के जन्म के बारे में तो दिया गया है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया कि एग्जैक्ट उनका जन्म कब हुआ। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दूसरी चीज़ जो जानकारी रखने वाली है, यह अंश जो है लिया गया है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से, जो गांधी जी ने स्वयं लिखा था। और तीसरा, किस टॉपिक में चर्चा की गई है, भारतीय और पश्चिमी सभ्यता की जो एक दूसरे से बिल्कुल ही मेल नहीं खाती। जहाँ तक पाश्चात्य सभ्यता का मुख्य प्रवृत्ति है किसी चीज़ पे अधिकार करना, वही भारतीय सभ्यता का ये गुण है कि वह हमें नैतिक गुणों का विकास करती है। इस तरह से गांधी जी का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ और यह आपको एग्जामिनेशन में मदद कर सकता है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टेंजा नंबर 1। गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है वैसी सभ्यता दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं मिल सकती। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, the might of pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. अब यहाँ गांधी जी कहते हैं कि वह बीज जो हमारे पूर्वजों ने हमारे मन में बोई है वह किसी भी चीज़ की बराबरी नहीं कर सकता। रोम जो इटली से रिलेटेड है, रोमन सभ्यता समाप्त हो गई। यूनान की सभ्यता की भी वही नियति हुई, यहाँ तक कि मिस्र के राजा महाराजा अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, उनका घमंड भी चूर चूर हो गया। जापान पूरी तरह से आधुनिक बन गया और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन भारत जो है किसी भी तरह से टस से मस नहीं हुआ। यह बताता है कि भारतीय सभ्यता की नींव कितनी मजबूत है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। और कहते हैं कि यूरोप के लोग जिन्होंने अपनी सभ्यता का विकास ग्रीस और रोम से किया जो ज़्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रहे, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम सच इज देयर पिटिएबल कंडीशंस। और कहते हैं कि ग्रीस और रोम से सीखने के क्रम में यूरोपियंस ने इस बात को भी ध्यान दिया कि वे ग्रीस और रोम में पाई जाने वाली गलतियों को न दोहराए। अब इस बात से आप सोच सकते हैं कि यूरोपियन सभ्यता से संबंधित स्थिति कितनी दयनीय थी। अब स्टेंजा 2। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। और इन सब के बीच भारत की सभ्यता पूरी तरह से अपरिवर्तनशील रही और यही इसकी गौरव है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट दैट her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any change। और हम पे बार बार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि हमारी सभ्यता के लोग इतने अशिष्ट, असभ्य और जिद्दी स्वभाव के हैं कि लाख समझाने के बावजूद इनमें किसी तरह का सुधार नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वास्तव में यह आरोप जो है हमारे चरित्र के ऊपर लगाया गया है। वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज।
और जो भी चीज़ हमने अनुभव किया और जिसको कसौटी पर सही पाया, हमें उतनी हिम्मत नहीं है कि हम उस चीज़ को बदल सके। मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन स्टडीज। बहुत सारे चिंतकों ने भारत के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन फिर भी भारतीय सभ्यता टस से मस न हुई। दिस इज हर ब्यूटी एंड इट इज सीट एंकर ऑफ आवर होप। यही इसकी सुंदरता है और यही हमारे भविष्य को विस्तार देता है। अब तीसरे नंबर स्टेंजा में गांधी जी कहते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता मनुष्य को सही पथ पर चलकर अपने कर्तव्य को पूरा करना सिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। यानी किसी भी तरह का प्रदर्शन और अपने कर्तव्य को पूरा करना, ये अपने आप में परिवर्तनीय चीज़ हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। किसी भी चीज़ को में महारत हासिल करने का मतलब है कि सबसे पहले हमें अपने आवश्यकता और इच्छाओं पर काबू करना होता है। सो डूइंग वी नो आवर स्लेव्स। जैसा कि हम अपने बारे में जानते हैं, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और गुजराती में सभ्यता का मतलब अच्छा व्यवहार होता है। अब यहाँ चौथा स्टेंजा में गांधी जी कहते हैं, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया as so many writers have shown has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। और कहते हैं कि अगर यह परिभाषा सही है तो जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, भारत में किसी तरह के सुधार की गुंजाइश नहीं है। यह जैसा है वैसा ही अच्छा है। पांचवें नंबर स्टेंजा में गांधी जी बताते हैं, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इस लाइन के द्वारा गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छा ठीक आराम विहीन पक्षी की तरह है। जितनी ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं को काबू करते हैं उतना ही ज़्यादा यह बढ़ता जाता है और अंततः जो है असंतुष्ट रह जाता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रीडल्ड दे बिकम। जितनी ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा ये अनियंत्रित होती जाती है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेज। जिसके कारण हमारे पूर्वजों ने हमारी विलासिताओं के प्रति एक नियम बनाया, अनुशासन बनाया। दे शो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि जिसको मानसिक शांति कहते हैं वास्तव में वह एक मानसिक खुशी है। नंबर 6 स्टेंजा में गांधी जी कहते हैं, मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। गांधी जी बताते हैं कि यह जरूरी नहीं कि कोई आदमी अमीर हो तो वह खुश हो और गरीब हो तो दुखी हो। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। अमीर लोग अक्सर दुखी देखे जा सकते हैं और गरीब खुश देखे जा सकते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर और इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो हमेशा गरीब बने रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। और इन सब को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासितापूर्ण जीवन के प्रति भड़काया। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। और आज भी हमने खेती से संबंधित उसी हल का इस्तेमाल किया जो हजारों वर्ष पहले था। वी हैव retained the same kind of cottage that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। और आज भी हम उसी तरह के झोपड़ियों में रहते हैं जैसा हजारों वर्ष पहले था। हमारी स्थानीय शिक्षा प्रणाली आज भी पहले ही जैसी है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। हमारे पास ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो हमारे जीवन को समाप्त कर सके। इट्स फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। हम में से प्रत्येक एक निजी धंधा अपनाता है और इसके लिए उसको एक निश्चित मजदूरी दी जाती है। इट वॉज नॉट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी बट आवर फादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। अब इसका मतलब था कि हमारे पूर्वज ऐसा नहीं था कि वह मशीन बनाना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज यह जानते थे कि अगर हमारे लोग जो है ऐसी चीज़ों के प्रति अपना दिमाग लगाएंगे तो उनका नैतिक चरित्र समाप्त हो जाएगा। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलाइब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट।
और उन्होंने बताया हमें सिर्फ वही काम करने चाहिए जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। दिस सॉ डैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट्स। उन्होंने देखा कि हमारी मानसिक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथ पैर के सही इस्तेमाल में। 7वें नंबर स्टेंजा में गांधी जी बताते हैं दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर स्नियर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, दैट there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. इसके अलावे गांधी जी ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने बड़े शहरों में न रहने का सबसे बड़ा कारण बताया कि बड़े बड़े शहर जो हैं ये बेफजूल के जंजाल हैं। यहाँ के लोग जो है खुश नहीं रहते। यहाँ चोर डाकुओं का समूह रहता है जो लोगों को लूट लेता है। जितनी भी बुरी आदतें हैं यहीं पनपती हैं। अक्सर जो है गरीब लोगों को अमीर लोग लूट लेते हैं, जिसके कारण हमारे पूर्वज जो है छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। स्टेंजा नंबर 8 में गांधी जी कहते हैं दे शॉ डैट किंग्स एंड देयर सोर्स वेयर इन्फीरियर टू द सोर्स ऑफ इथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सबवर्जन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द सिटीज ऋषिज एंड फकीर्स। बताते हैं कि हमारे देश के जो राजा महाराजा थे जो अपने तलवार के दम पर शासन चलाते थे, वह भी नीति और अनीति से डरते थे। उनको भी ऐसा लगता था कि ऐसा न हो कि कोई ऋषि फकीर उनको शाप दे दे। A nation with a constitution like this is fitter to teach other than to learn from others. साथ ही कहते हैं कि किसी भी देश की संविधान इस तरह की होनी चाहिए जिसको सिखाने की जरूरत न हो, लोग खुद ब खुद सीख लें। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bonds. इस देश में भी कोर्ट है, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, और हर एक इनमें से जानता है कि उनका अपना काम जो है वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मोर ओवर दिस वकील्स एंड वैद्स डिडंट रोब पीपल। ज़्यादातर वकील और वैद्य जो है ये लोगों को लूटने का काम नहीं करते। दे वे कंसीडर पीपल्स डिपेंडेंट नॉट देयर मास्टर्स। और ये लोग जो है यह लोगों पे निर्भर होते हैं, ना कि उनके मालिक होते हैं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। न्याय का जो सिद्धांत हो वो पूरी तरह से न्यायोचित होना चाहिए। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। और सबसे साधारण सा तरीका है कि हम कोर्ट कचहरी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूर रहें। देयर वेयर नो टॉस टू लीव पीपल इन टू देम। और इनमें लालची लोग नहीं होते हैं। दिस इविल टू बी नोटिसेबल was noticeable only in and around capitals. इस तरह की बुराइयां सिर्फ राजधानी के आसपास ही नजर आती है। The common people lived independently and followed their agricultural occupation. और साधारण से लोग जो है उन्होंने स्वतंत्रता से रहना आरंभ किया और अपने प्राचीन धंधा को अपनाया। उन लोगों ने कृषि का पेशा किया। They enjoyed true home rule. उन लोगों ने सही ग्राम्य जीवन का आनंद इस तरह लिया। से आपने देखा कि इस टॉपिक में 1 to 8 स्टेंजाज में गांधी जी के द्वारा हमारे सिविलाइजेशन का डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिया गया है। बाद बाकी जो टॉपिक से संबंधित स्टेंजा 9 to 24 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। दैट्स ऑल।